चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज की क्लास में वेलकम किया जाता है। अब हम अपना टॉपिक एकदम शुरू से लेके स्टार्ट से लेके आखिरी तक अपने टॉपिक शुरू करने वाले हैं। हमने पहले आपको बताया था कि जो हम सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अभी आपके यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के जो एग्ज़ाम है उसमें लगभग लगभग 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो हम क्या करना चाह रहे हैं, हम यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के लिए बूस्टर डोज करके मैं एक सीरीज मैं आपको शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज के अंदर आपको रिकॉर्डेड क्लासेज आपको मिलेंगी, जिसमें हर एक टॉपिक का रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे और हर एक टॉपिक को कंप्लीट सिलेबस कवरेज हम इस पर करने वाले हैं। और यानी कहने का मतलब एक तरीके से ये आपका रिवीजन के लिए बूस्टअप करने के लिए ये सीरीज हमने चलाई है। तो मेरे भाई, जिसके अंदर हम सारे टॉपिक को एक एक करके कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स आपको बताऊंगा, एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आप ध्यान से इस सीरीज को एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करें। आपको ये सारा कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशन पर डिटेल लेक्चर आपको मिल जाएंगे। हर टॉपिक के मेरे हिसाब से 3 लेक्चर लगेंगे हर एक टॉपिक को कंप्लीट करने में। तो इस हिसाब से 28 टॉपिक 30 अप्रोक्स मान के चलो, तो लगभग लगभग 90 वीडियोज आपको मिलने वाली है मेरे भाई, इस तरीके से। तो चलिए मेरे भाई शुरू करता हूँ। सबसे पहला टॉपिक अपना और सबसे बेस्ट टॉपिक टेबल ऑफ कंटेंट, जो हम पहला टॉपिक हम यूकेपीएससी लेक्चरर में शुरू करना चाह रहे हैं, वो पहला टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। बहुत सारे बच्चों ने बोला और मुझे भी लगता है कि इस टॉपिक आपको पढ़ाना जरूरी है। तो सबसे पहले जो टॉपिक हम शुरू करते हैं वो है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। इसी को ही हम इस टॉपिक को हम और अच्छे से नाम बोल सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। अगर मैं और अच्छे से इस टॉपिक का नाम बोलूं तो इस टॉपिक का नाम बोलूंगा मेरे भाई रेडॉक्स रिएक्शन, है ना। अब समझो पहले बात को कि यूकेपीएससी लेक्चरर मेंस के सिलेबस में उसने कौन कौन सी बातें आपको ऑफिशियल सिलेबस में दे रखी है। क्या क्या बात दे रखा है, उसने बोल रखा है सबसे पहला पॉइंट, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मॉडर्न कॉन्सेप्ट समझाओ। हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लासिकल कॉन्सेप्ट एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसने मॉडर्न कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब वो मान के चल रहा है कि क्लासिकल कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी आता ही होगा। तो क्लासिकल। दूसरा है वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेशन नंबर की कैलकुलेशन या ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशन। और वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है, इसको भी उसने अपने ऑफिशियल सिलेबस में इंक्लूड करके दे रखा है। तीसरा, ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट एंड देयर इक्विवेलेंट वेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेंट यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानेंगे कैसे, इस बात पर चर्चा करेंगे। और उनका इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास कैसे निकाला जाएगा, ये बड़ा फेमस आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से हम पढ़ेंगे। आखिरी बात रहेगी रिडॉक्स रिएक्शन एंड देयर बैलेंसिंग। हम उन रिडॉक्स रिएक्शन से, इक्विवेलेंट मेथड से हम रिएक्शन को बैलेंस करना सीखेंगे। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट है, छोटा टॉपिक है मेरे भाई, लेकिन बहुत ही प्यारा टॉपिक है। ये डायरेक्ट भी सवाल इससे पेपर में पूछे जाते हैं और इनडायरेक्टली फिजिकल केमिस्ट्री के हर एक एस्पेक्ट में ये टॉपिक आपको देखने को मिलता है मेरे भाई। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल माहौल है। तो सबसे पहला टॉपिक अपना शुरू करता हूँ, देखिएगा। अब जैसा आपने आज तक पढ़ा कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन बताओ, रिडक्शन की डेफिनेशन बताओ, मेरी प्लानिंग थोड़ा हटके होती है। आप एक बार इन सारे लेक्चर को फॉलो करें और तब जरा एक एक करके बात चेक करें। हम सबसे पहला वर्ड शुरू करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट। सबसे पहला पॉइंट जो मैं शुरू कर रहा हूँ, वो पॉइंट मैं शुरू करना चाहता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जरा इस बारे में हम चर्चा करते हैं। जरा सुनना, मान लीजिए एक एग्जांपल से शुरू करता हूँ, डेफिनेशन रटने में। मान लो मैं आपसे बोलूँ कि NaCl, सिंपल है। मैं आपसे बोलूँ कि NaCl में Na पर कितना चार्ज है और Cl पर कितना चार्ज है,
तो ये वेल अंडरस्टूड है कि आप समझ गए कि Na पर +1 चार्ज है और Cl पर -1 चार्ज है। ये तो अंडरस्टूड है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, लॉस किया, तो उस पर +1 आया, और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन गेन करा तो उस पर -1 आया। इस तक कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि CO2 में कार्बन के ऊपर चार्ज बता, CO2 में कार्बन के ऊपर चार्ज बता, तो अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि CO2 के ऊपर चार्ज कैसे आ सकता है। यहाँ तक तो ठीक था कि आयनिक कंपाउंड है, CO2 तो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, और अगर चार्ज होगा भी तो CO2 पर चार्ज या तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा या पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, कंप्लीट चार्ज तो नहीं होगा, क्योंकि CO2 एक इलेक्ट्रॉन, CO2 क्या है, CO2 एक कोवेलेंट कंपाउंड। तो इसका मतलब चार्ज CO2 के लिए करेक्ट वर्ड नहीं है। चार्ज इज नॉट अ करेक्ट वर्ड फॉर CO2। CO2 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो जरा ध्यान से एक एक करके पहले पॉइंट समझिएगा। यानी पहला पॉइंट, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में अपने पहला पॉइंट ये समझा कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये पहली पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट हम टर्म यूज करते हैं, ये टर्म कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज की जाने वाली टर्म है। अब होता क्या है, ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड की सारी बॉन्ड को हम आयनिक अज्यूम कर लें, ध्यान से सुनिएगा, कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड की सारी बॉन्ड को हम आयनिक अज्यूम कर लें, तो जो चार्ज अपीयर होगा उसी चार्ज को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कहा मैंने, कि ये एक सबसे पहली बात कि ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। क्या है मेरे भाई, ये एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। सही लिखना स्पेलिंग, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। और कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोवेलेंट कंपाउंड की सारी बॉन्ड को आयनिक अज्यूम कर लिया जाए, तो जो चार्ज अपीयर होगा उसी चार्ज को नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। तो मैंने लिखा द चार्ज ऑन अ एटम, किसी एटम के ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा, इफ all bonds are completely ionic, if all bonds are completely ionic, अगर हम सारी बॉन्ड को आयनिक अज्यूम कर लें, तो डेफिनेशन क्या हुई कि ऑक्सीडेशन स्टेट एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। जब हम कोवेलेंट कंपाउंड के सारी बॉन्ड को अगर हम आयनिक अज्यूम कर लें, तो जो चार्ज अपीयर होगा उसी चार्ज को नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट, उसी को नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सिंपल बात है मेरे भाई, यहाँ तक तो बात। अब इसी डेफिनेशन से कुछ एक दो की कॉन्सेप्ट, कुछ की इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझे। क्या समझे, सबसे पहली बात, ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, ये ऑक्सीडेशन नंबर आप बता रहे हैं, ये एक वेरिएबल है। वेरिएबल हो, वेरिएबल का मतलब ये चेंज होगी, ऐसा नहीं है कि फिक्स हो गई किसी की। इसका मतलब ये चेंज हो सकती है, ये एटम टू एटम वेरी करने वाली है, एटम टू एटम चेंज करने वाली है। अलग अलग मॉलिक्यूल में अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग हो सकती है, वेरिएबल होती है। बिल्कुल सिंपल है, तो वेरिएबल होगी। दूसरी बात, ये जो है ये या पॉजिटिव हो सकती है, क्योंकि चार्ज की बात चल रही है, निगेटिव हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है मेरे भाई, और जीरो भी हो सकती है। क्या हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है, और ऑक्सीडेशन स्टेट जो हो सकती है वो हमारे पास जीरो भी हो सकती है। बिल्कुल सिंपल बात है। तो यहाँ तक तो बात हुई क्लियर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के कई सारे तरीके हैं भाई मेरे पास। सबसे पहला तरीका मैं आपका वाला तरीका बताता हूँ, फिर मैं अपना तरीका बताऊंगा। पहले आपका वाला तरीका,
जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, याद करो छोटी क्लास में H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, तो आपका तरीका यह था, आपको जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती थी आप उसको X मान लेते थे। वो यानी एक तरीका हुआ X वाला मेथड, लेकिन वो बहुत जगह पर वो X वाला मेथड काम नहीं करता है, तो हम कोई नया मेथड देखेंगे। पहले आपका तरीका बताता हूँ। रूल्स, जब आप 11th और 12th में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे, तो ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने के आपके पास कुछ रूल थे, जिसमें रूल नंबर पहला रूल क्या था मेरे भाई, अगर फ्री एलिमेंट है तो फ्री एलिमेंट के केस में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो मानी जाएगी। फ्री एलिमेंट का मतलब मेरा, मान लीजिए फ्री एलिमेंट के केस में मैं आपसे पूछूं H2 की ऑक्सीडेशन स्टेट बता, B2 की बता, Cl2 की बता, F2 की बता, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये एलिमेंटल स्टेट में है या फ्री स्टेट में है, तो इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट को जीरो कंसिडर किया जाएगा। ये रूल्स हैं, पहला जो आप पढ़ते आए हैं, आज तक रिकॉल करवा रहा हूँ। रूल नंबर दूसरा है कि अगर मोनो एटॉमिक आयन हुआ, तो मोनो एटॉमिक आयन में जितना उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मोनो एटॉमिक आयन का मतलब, मान लीजिए मैं आपसे पूछूं Na पॉजिटिव, तो मोनो एटॉमिक है, Na पॉजिटिव में Na की ऑक्सीडेशन कितनी होगी, तो जितना उसके ऊपर चार्ज है दैट इज +1, तो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। मैं आपसे पूछूं Mg+की2, तो मोनो एटॉमिक है, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बोलूंगा, जितना उसके ऊपर चार्ज होगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। मान लीजिए मैं बोलूँ Al+3, तो आप क्या बोलेंगे, Al+3 के ऊपर कितना चार्ज है, जितना चार्ज होगा उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। ये 2 पॉइंट आपने पढ़े। तीसरा पॉइंट कि न्यूट्रल कंपाउंड का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। न्यूट्रल कंपाउंड का जो सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं H2SO4 में सल्फर एटम की बता, तो आपको जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी होती थी उसको आप X मानते थे, हाइड्रोजन की 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की -2 हो जाएगी, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो इसका सम हमेशा जीरो के बराबर होगा। वो ये कहना चाह रहा है मेरे भाई। तो अगर कोई न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का जो सम आएगा वो न्यूट्रल का सम मेरे भाई जीरो आएगा। सिंपल है, न्यूट्रल का सम जीरो आएगा। चौथा है पॉली एटॉमिक आयन का सम उसके चार्ज के बराबर होगा। अगर कोई पॉली एटॉमिक है, पॉली एटॉमिक मान लीजिए मैं बोलूँ MnO4 नेगेटिव, MnO4 नेगेटिव, तो इनका जो सम आएगा, सम वो इसके चार्ज के बराबर आएगा, यानी -1 आएगा। जो सम सबको जोड़ने के बाद आएगा वो -1 के बराबर आएगा। इन रूल को आप छोटी क्लासेज में पढ़ते थे तो आप आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाते थे। रूल नंबर 5 आएगा एल्कली मेटल्स ग्रुप फर्स्ट का, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 कंसिडर करी जाती है। जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, लिथियम हो गया, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट को हम कंसिडर करते हैं +1। ये रूल थे मेरे भाई, ये रूल थे। तो 4 रूल हो गए। 5वां रूल बस ध्यान, ये सबको पता ही है, एल्कलाइन अर्थ मेटल दैट इज ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट जो होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आती है। जैसे मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर किसी कंपाउंड में निकालने की बात आई तो जनरल +2 रखेगा। जैसे MgCl2 है ना, MgCl2 आती है तो इस पर +2 आ जाएगी। इस तरीके से आप ध्यान से रखें, MgCl2, BCl2 ऐसे। रूल नंबर 7, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप -1 कंसिडर करेंगे। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट को आज के बाद आप -1 कंसिडर करेंगे, -1 रखी जाएगी क्योंकि फ्लोरीन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। उसके बाद हाइड्रोजन, जब हम हाइड्रोजन की बात करते हैं तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1 अगर नॉन मेटल के साथ है, जैसे HCl या HBr, तो इनके केस में +1 आती है। -1 आती है अगर वो मेटल्स के साथ है, मान लीजिए NaH, तो मेटल के साथ है तो हाइड्रोजन पक्का -1 होगा। और CaH2 तो पक्का ही पक्का कितनी होगी मेरे भाई, -1 होगी, याद रखेंगे। तो मेटल के साथ होगा +1, और अगर नॉन मेटल के साथ होगा, अगर मेटल के नॉन मेटल के साथ होगा तो +1,
और मेटल के साथ होगा तो -1, बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। रूल नंबर 9 क्या है मेरे भाई? ऑक्सीजन की जो ऑक्सीजन स्टेट नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है, जैसे H2O में, तो -2 होगी। लेकिन अगर कहीं पर पेरोक्साइड है तो उसके केस में जैसे H2O2, उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। अगर कोई सुपर ऑक्साइड है जैसे KO2, तो उसमें ऑक्सीजन की माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। और अगर फ्लोरीन के साथ है तो +2 होगी, जैसे F2O। F2O तो इसमें कितनी होगी मेरे भाई? +2 उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कंसिडर करी जाएगी। रूल 10 रूल आप याद रखें। हैलोजन एटम की जब आप बोले हैलोजन एटम की -1 कंसिडर करी जाएगी, एक्सेप्ट विद ऑक्सीजन। जब फ्लोरीन को ऑक्सीजन के साथ लिया जाएगा तो +2 आ जाएंगे, अदरवाइज सब जगह -1 होगी। इस तरीके से आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट आप इजीली एक्स वाले मेथड से निकाल सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल H2SO4 में सल्फर, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली उसकी X, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट रखी हाइड्रोजन की, एक हाइड्रोजन की +1 तो 2 की हो जाएगी +2, एक ऑक्सीजन की आपको पता है -2 तो 2 की हो जाएगी -8, इक्वल टू कोई चार्ज नहीं है तो 0, तो X बराबर आएगी +6, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आई +6। बहुत ही सरल बात है मेरे भाई। मैंने बोला KMnO4 में KMnO4 में मैग्नीज की बता, तो आपको पता है मैग्नीज जिसकी निकालनी है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आप कंसीडर करते थे X। ऑक्सीजन की होगी -2, 4 है तो हो जाएगा -8, पोटेशियम एल्कली मेटल है तो आपको पता होगी +1 बराबर की 0, तो X बराबर हो जाएगा +7, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +7। सिंपल है। और देखो मैं बोलूँ K2Cr2O7 में क्रोमियम की बता, तो आप क्या बोलेंगे कि जिसकी निकालनी है उसकी X, ऑक्सीजन की -2 तो हो जाएगा -14, पोटेशियम की +1 तो 2 की हो जाएगी +2 बराबर 0, X बराबर +6 हो जाएगा, यानी क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आ जाएगी। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी को आसानी से ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है। लेकिन मज़ा तो मेरे भाई अब आया, मैंने बोला एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपसे बोला कि H2O2, ध्यान से सुनना, H2O2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट बता, और जब हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने X निकाल के बताई तो 2x -4 = 0, तो X आएगा +2, यानी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, जो कि गलत है क्योंकि हाइड्रोजन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1 ही होती है, +2 तो हो ही नहीं सकता। तब आप इसको एक्सेप्शन की तरह याद करते थे, एक्सेप्शन की तरह अब आप इसको याद करते थे, और टीचर बोलता था कि कर ले याद। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड है, मान लो मैं बोलूं H2SO5 में इसकी बता, तो अगर आप X वाले मेथड से निकालेंगे तो X -10 + 2 बराबर की 0, X बराबर +8, यानी +8 आई, अगेन गलत। सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट 8 नहीं हो सकती है, ऐसे हजारों एग्जाम्पल है। इसका मतलब ये जो छोटी क्लासेज में आपने X वाला मेथड पढ़ा था, ये मेथड अब बड़ी क्लास के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये मेथड अब बड़ी क्लास के लिए मेरे भाई सफिशिएंट नहीं है, ये मेथड बहुत ही कम है मेरे भाई। इतनी बात को आप ध्यान रखें। तो फिर सर सही मेथड कौन सा है? अब समझाता हूँ आपको अपना मेथड, अब समझाता हूँ आपको, आप प्रो बन जाएंगे अगर आप इस मेथड को ध्यान से पढ़ेंगे, तो आपको प्रो बन जाएंगे। मैंने क्या बोला? ऑक्सीडेशन स्टेट एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। अगर हम सारी बॉन्ड को आयनिक अज्यूम कर लें, कोवलेंट कंपाउंड की सारी बॉन्ड को अगर हम आयनिक अज्यूम कर लें, तो जो चार्ज अपीयर होगा उस चार्ज को नाम दिया जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी सबसे पहले
आपको एक पॉइंट समझाता हूं कि मेरे भाई आयनिक कैसे माने और रूल्स फॉर आयोनिक अजम्पशन बहुत प्यारा है। रूल्स फॉर आयनिक अजम्पशन कि कोवेलेंट कंपाउंड को जब आप आयनिक अज्यूम करेंगे तो उसके लिए कुछ बातें आप ध्यान रखें। जैसे पहला पॉइंट क्या बात ध्यान रखें, मान लीजिए दो एटम हैं ए और बी, आप इन ए और बी के बीच की बॉन्ड को आप आयनिक अज्यूम करना चाहते हैं तो कैसे करोगे? कोवेलेंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। कोवेलेंट का मतलब होता है कि इसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन होंगे और ऑब्वियस बात है एक इलेक्ट्रॉन ए का होगा और एक इलेक्ट्रॉन बी का होगा, तभी तो कोवेलेंट बॉन्ड बना। और जब आप इसको कोवेलेंट से जब आप आयनिक अज्यूम कर रहे हैं इसकी बॉन्ड का, तो इसका मतलब इनमें से एक इलेक्ट्रॉन किसी ने दिया होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसी ने लिया होगा, क्योंकि आयनिक बॉन्ड तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है। तो कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन लेगा ये डिपेंड करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। मान लो मैं थोड़ी देर के लिए बोलूं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, बी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अगर ए एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मतलब कहने का मतलब आयनिक बॉन्ड में इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे इसने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, तो जब इसने इलेक्ट्रॉन लिए होंगे तो इस पर चार्ज आएगा -1 का और इस पर चार्ज आएगा +1 का। यानी अगर कोई सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है तो एक एटम पर +1 आएगा, दूसरे एटम पर -1 आएगा। +1 उस पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी और -1 उस पर आएगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। ये तो पहला हुआ। मान लीजिए दूसरा, दूसरा क्या है? दो एटम के बीच में सपोज दैट अब है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। जब मैं इन दोनों बॉन्ड को आयनिक अज्यूम करूंगा तो ऑब्वियस बात है बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो मैं बोलूंगा ए पर चार्ज आएगा -2 का और बी पर चार्ज आएगा +2 का, क्योंकि हमने पहले बोल रखा है ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज्यादा है। कितना सरल कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर किन्हीं के बीच में 3 बॉन्ड है, मान लीजिए ए और बी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, तो जब इस ट्रिपल बॉन्ड को एक एक करके हम आयनिक अज्यूम करेंगे तो ए के ऊपर आएगा -3 और बी के ऊपर आएगा +3। अगेन बोल रहा हूँ जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर माइनस आएगा और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी उस पर प्लस आएगा। कितना सरल है। तो ये 3 का पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, चौथे पॉइंट को ध्यान समझना। मान लीजिए चौथे पॉइंट में क्या है, डी चौथा पॉइंट, कि दो एटम दोनों के दोनों एटम सेम है। अगर दोनों के दोनों एटम सेम है, जब इसको आयनिक अज्यूम करूंगा, ध्यान रखें अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन सेम है, अगर सेम हाइब्रिडाइजेशन है तो दोनों को जब आयनिक अज्यूम करूंगा तो ए पर भी चार्ज 0 आएगा और दूसरे ए पर भी चार्ज 0 आएगा, क्योंकि न तो किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया है न तो किसी ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो दोनों पर जो चार्ज आएगा वो चार्ज आएगा 0। बिल्कुल सिंपल, चार्ज आएगा बिल्कुल 0 मेरे भाई। अगर हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुई तो आपको पता है जिसमें परसेंटेज करेक्टर ज़्यादा होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो उस पर माइनस चार्ज आएगा। क्लियर बात है। एक और बता देता हूँ, 5 ही पॉइंट है, ई पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट क्या है? मान लीजिए ए और बी के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है। सबसे पहली बात, जब आप इसने कोऑर्डिनेट बना हुआ है तो इस कोऑर्डिनेट का हम सबसे पहले बनाएंगे कोवेलेंट इक्विवेलेंट ए और बी। आप ध्यान समझो, एक्चुअल में कोऑर्डिनेट का मतलब क्या था? ये जो कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे वो ए के थे। एक ही थे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, यानी दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही थे। लेकिन जब आपने कोवेलेंट बनाया तो कोवेलेंट बनाने का मतलब आपने ये मान लिया कि एक इलेक्ट्रॉन ए का है एक इलेक्ट्रॉन बी का है, जबकि रियलिटी में दोनों इलेक्ट्रॉन ए के थे। तो इस बात का मतलब ए को एक इलेक्ट्रॉन का नुकसान हुआ है, तो ए पर जो चार्ज आएगा, ए पर चार्ज आएगा -1 का और बी पर चार्ज आएगा +1 का। ए पर चार्ज आएगा -1 का और बी पर चार्ज जो आएगा वो आएगा +1 का। बिल्कुल सिंपल है। तो ये हमने कोवेलेंट, अब इसको
आयनिक अज्यूम करूंगा, फिर से दो केस हो सकते हैं। आयनिक अज्यूम करते टाइम दो केस हो सकते हैं, या तो ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी से ज़्यादा हो जाए, या फिर बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ए से ज़्यादा हो जाए। ये दो ही केस हो सकते हैं मेरे भाई, बिल्कुल सिंपल और आसान केस हो सकते हैं। तो किसी भी कंपाउंड में आयनिक मानने के ये रूल्स हैं। किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड को जब आप आयनिक मानेंगे तो आयनिक कंसिडर करने के ये रूल है। और अगर ये रूल आपको ध्यान आ गए तो आप किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से बता सकते हैं। जैसे एग्जांपल एग्जांपल यहीं पे देख लो, अब कितना सरल हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। एग्जांपल है ना, सबसे पहले मैंने आपसे पूछा था CO2 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बता, ये है जी कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना। आपको पता है कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो जब मैं इस बॉन्ड को आयनिक अज्यूम करूंगा तो इसकी वजह से इस पर -2 चार्ज होगा, इस पर आएगा +2 चार्ज। सिंपल है, क्योंकि डबल बॉन्ड में सेम टू सेम जब इसको आयनिक अज्यूम करूंगा तो इसकी वजह से -2, इसकी वजह से +2, तो टोटल चार्ज कितना अपीयर हुआ, दैट इज +4 अपीयर हुआ। तो +4 अपीयर होने का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट आई +4 आई। कितना सरल है, कितना बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। और देखो दूसरा एग्जांपल, दूसरा मान लीजिए मैं बोलूं H2SO4 में सल्फर एटम की बता। H2SO4 में सल्फर एटम बनाया मैंने, इसका डायग्राम S, डबल बॉन्ड OH, टेट्राहेड्रल बनाना, सही बनाना स्ट्रक्चर, मैं जस्ट ऐसे ही बना रहा हूँ स्ट्रक्चर OH। चेक करो, जब इस बॉन्ड को आयनिक अज्यूम करूंगा तो -2 तो आएगा +2, जब इस बॉन्ड को आयनिक अज्यूम करूंगा तो -1 तो आएगा +1, जब इस बॉन्ड को आयनिक अज्यूम करूंगा तो -1 +1, जब इस बॉन्ड को आयनिक अज्यूम करूंगा तो -2 +2, यानी टोटल चार्ज जो अपीयर हुआ वो चार्ज अपीयर हुआ +6। यानी इस कंपाउंड में जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है। ऐसे चेक करो, अगर तीसरा लो, याद करो H2O2 में आपको निकालनी है मान लीजिए H की। अगर आप X वाले मेथड से निकालते तो X वाले मेथड से आ रही थी +1 मतलब +2, जो कि गलत आ रही थी। क्यों गलत आ रही थी एक्चुअल में, चेक करो, ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पर ध्यान से समझो, दोनों एटम सेम है और दोनों के sp3 हाइब्रिडाइज है, तो इस पर 0, इस पर 0, दोनों के 0। जब इसको आयनिक अज्यूम करा तो इसकी वजह से आया +1, इसकी वजह से -1, इसकी वजह से +1 और इसकी वजह से -1। यानी एक्चुअल में बात को समझो मेरे भाई कि ऑक्सीजन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर कहीं पर भी -2 में नहीं है, उल्टा यहाँ पर +1 में, उल्टा यहाँ पर -1 में ऑक्सीजन है और +1 में हाइड्रोजन। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है सर कि स्ट्रक्चर बनाना आता तो बात ही क्या थी, स्ट्रक्चर ही तो बनाने नहीं आते हैं, स्ट्रक्चर ही तो बनाने नहीं आते हैं। उस बारे में हम चर्चा करेंगे, पहले 2-4 सवाल और हो जाएंगे, पहले 2-3-4 सवाल और हो जाए। जैसे एग्जाम्पल, आज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीख जाओ बस। एग्जाम्पल मान लीजिए कुछ पॉइंट सिखाऊंगा आपको, है ना, कुछ पॉइंट सिखाऊंगा। मान लीजिए मैंने आपसे बोला कि H2SO5 में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ, तो आप बोलेंगे अपना मेथड लगाओ। सबसे पहले x - 10 + 2 = 0, तो x हो जाएगा +8, और +8 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की हो नहीं सकती है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ही +6 है। तो आप पहला पॉइंट नोट करके लिख दो, नोट में पहला पॉइंट काम आएगा। पहला पॉइंट नोट में कि अगर आपको, पहला पॉइंट ध्यान से सुनना, नोट में पहला पॉइंट, अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स की बतानी है, कंपाउंड की सॉरी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, काम आएंगे कि किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो सकती है। तो किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर।
जितने उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसके पास मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट आ सकती है। जैसे सल्फर की वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही हो सकती है, +6 ही हो सकती है, याद रखेंगे। क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 ही हो सकती है। बोरोन की वैलेंस सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन +3 होते हैं, मतलब 3 होते हैं, तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही हो सकती है। नाइट्रोजन की वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5 ही हो सकती है। तो इसका मतलब ये 8 क्यों आई, 8 क्यों आई? इसका मतलब आपने पक्का ही पक्का किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आपने गलत पुट करी है। ओबियस बात है, हाइड्रोजन तो आप गलत पुट करोगे नहीं क्योंकि हाइड्रोजन तो +1 है। आपने पक्का ऑक्सीजन की गलत रखी होगी। और चेक करो, बात चेक करो, एक चीज़ समझो। जब मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया तो यार H डबल बॉन्ड हो, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड हो, टेट्राहेड्रल बना देता हूँ, चलो सही से, डबल बॉन्ड हो OH OH। चेक करो कितनी ऑक्सीडेशन रेट। जब इस बॉन्ड को आयनिक का जूम करूँगा तो -2 और +2, इसको जूम करूँगा -1 +1, इसको जूम करूँगा -1 +1, इसको जूम करूँगा -2 +2, यानी इन रियलिटी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6 जी। तो एक पॉइंट आप मेरे भाई ध्यान रखें आज के बाद, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ऐसे शॉर्ट ट्रिक आपको बताता रहूँगा कि अगर किसी कंपाउंड में एलिमेंट, किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट X मानकर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, किसी एलिमेंट में ऑक्सीडेशन X मानकर, हिंदी में ले देता हूँ, X मानकर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा आ रही है कहीं पर किसी भी कंपाउंड में, तो समझ जाना उस पर्टिकुलर कंपाउंड में वो एलिमेंट अपनी मैक्सिमम में होगा। वो एलिमेंट क्या होगा? वो एलिमेंट मैक्सिमम में प्रेजेंट होगा, अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा। जैसे एग्जांपल, ये 2 पॉइंट याद रखें। जैसे एग्जांपल क्या हो सकते हैं? एग्जांपल दुनिया भर के एग्जांपल हो सकते हैं मेरे भाई। जैसे मैं आपसे बोलूँ H2H2O7, X मान करके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, 2x - 14 प्लस की 2 बराबर की 0, तो इसमें तो निकल ही रही है x बराबर +6, कोई दिक्कत की बात नहीं है। H2H2O7, तो इसका मतलब ये +6 ही आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे कई एग्जाम्पल हो सकते हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल में और बात करूँ मैं, जैसे और एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं मेरे भाई? जैसे ये रहा H2H2O8, जब x मानकर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो हो जाएगा 2x - 16 + 2 बराबर 0, तो 2x बराबर हो जाएगा +14, x बराबर +7। और आपको पता है सल्फ़र की मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, +7 नहीं हो सकती, सल्फ़र के पास +6 हो सकती है। इस बात का मतलब इसमें अपनी मैक्सिमम में प्रेजेंट होगा। तो अगर x मानकर किसी में भी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब वो अपनी मैक्सिमम में होगा। जैसे H4P2O8, जैसे ये H4P2O8 इसमें पूछा तो फॉस्फोरस 2x - 16 + 4 बराबर 0, x बराबर +6। आपको पता है फॉस्फोरस की +6 नहीं हो सकती, 6 उसकी मैक्सिमम 5 हो सकती है। तो अगर x मानकर मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है, इस बात का मतलब
वो अपनी मैक्सिमम में प्रेजेंट होगा, अपनी मैक्सिमम में प्रेजेंट होगा। और यहीं से आप आसानी से बात पता कर सकते हैं कि अगर कहीं पर x मानकर ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज़्यादा आ रही है तो अपनी मैक्सिमम में प्रेजेंट होगा। और स्ट्रक्चर बनाते टाइम ये बात काम आएगी कि उसके पास पक्का ही पक्का ऑक्सी लिंकेज भी प्रेजेंट होगा, उसके पास ऑक्सी लिंकेज भी प्रेजेंट होगा। यही था वो एक्सेप्शन जिसको आप बोलते थे कि जी एक्सेप्शन आ गया। मेरे भाई एक्सेप्शन नहीं था, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी पड़ती हैं मेरे भाई। क्लियर है बात, क्लियर है मामला। अब चलता हूँ आगे, अब चलता हूँ मेरे भाई आगे, अब चलता हूँ आगे। एक और बात, अब इसका बताओ जरा, अगर तुम इसका बताओगे तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम समझदार हो। एक बेहतरीन एग्जाम्पल है मेरे पास, H2S4O6, H2S4O6 ये राजी। एक तो इसकी बताओ सल्फर एटम की, एक इसकी बताओ P4O10 में सल्फर एटम की। इन दो की बताओ जी, इन दो की बताओ P4O10। और बता देता हूँ, एक इसमें बताओ, P4O8 में बताओ, P4O10 बता देंगे है ना, P4O10। इन तीन में बताओ, समझ जाऊंगा आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। ऐसे सवाल आएंगे UKPSC लेक्चरर मेंस में, ये आएंगे जी, ऐसे आएंगे। ये होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। आप एक्स वाले मेथड से निकाल के रह जाएंगे, 4 एक्सेप्शन याद कर देंगे, ऐसा नहीं होगा मेरे भाई। इसका निकाल, जब आप एक्स वाले मेथड से निकाला तो आया 4x माइनस की 16 प्लस 2 बराबर की 0, ये तो आएगा जी, तो ये हो जाएगा ये चेक कर लेता हूँ एक बार। ओह 12 आना चाहिए था ना मेरे भाई, ये कैलकुलेशन एरर हुई है ना। फिर से लिखो, इसकी हो गई 4x माइनस इसका हो गया 12, इसका हो गया प्लस 2, तो हो जाएगा 0। तो x की वैल्यू आएगी 10/4 बराबर की 2.5। चेक करो, चेक करो। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऑक्सीडेशन स्टेट 2.4 आ सकती है? क्योंकि याद करो, जब आपने कोवेलेंट बॉन्ड को आयनिक अज्यूम किया था तो या तो एक इलेक्ट्रॉन किसी ने दी थी या एक इलेक्ट्रॉन ली थी, या तो कंप्लीट हुआ था ना, ऐसा तो नहीं हुआ था कि आधा इलेक्ट्रॉन जाए आधा। तो फिर ये पॉइंट में कैसे आ रहा है, फ्रैक्शनल कैसे आ रही है? तो फ्रैक्शनल क्या चीज़ आ रही है चेक करो जरा। कोई समझदार होता तो मेरे से पूछता, जरा चेक करना सल्फर है, ये स्ट्रक्चर होता है इस बात का। बहुत लाजवाब एग्जाम्पल है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है मेरे भाई, बहुत बिंदास एग्जाम्पल है, इसको स्टार मारिएगा, ये पेपर में आपसे पूछा जाएगा। चेक करो, अगर कोई समझदार होता तो ये 0, ये 0, इसकी अगर ध्यान से देखूँ 2 4 5 6, सिंपल है। ऐसा आया जी, ऐसा आया मेरे भाई। ओ सॉरी, +5 आएगी ना, ये +5 ही तो बॉन्ड है, तो 5 बॉन्ड है। अब चेक करो, 5 आएगा, +5 +5, यानी इन रियलिटी अगर इस कॉम्प्लेक्स में देखें हम, इस कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के अंदर 2 सल्फर हैं, 4 सल्फर हैं, जिसमें 2 सल्फर तो +5 में और 2 सल्फर 0 में, कोई भी सल्फर 2.5 में है ही नहीं है। तो सर ये क्या निकाला आपने क्या निकाला, जरा चेक करेगा। एक्चुअल में टोटल सल्फर एटम कितने थे? 4। टोटल सल्फर एटम कितने थे? 4। टोटल चार्ज कितना आया? टोटल चार्ज कितना आया? 5 + 0 + 0 + 5, यही तो आया टोटल चार्ज। 5 इस पे, 0 इस पे, 0 इस पे, 5 इस पे, तो टोटल चार्ज आया 10/4, ये आया 2.5, यानी
टोटल सल्फर थे 4, ऑन एवरेज एक सल्फर पर जो चार्ज आया वो आया 2.5, यानी ये जो आपने निकाला ये निकाला एवरेज चार्ज, और इसी एवरेज चार्ज को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। क्या नाम देते हैं मेरे भाई? इसी को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या डिफरेंस है? ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एवरेज चार्ज होता है सारे एटम को मिला करके। जैसे इसको चेक करो, पी प्रोटीन, अगर इसके हिसाब से देखोगे तो हो जाएगा 4x माइनस की 20 बराबर की 0, तो x बराबर +5, जो कि बिल्कुल सही आई है, x से सही आई है, तो +5 जी निकल सकती है। और देखो P4O10, इसको स्टार मारिएगा, 4x माइनस 16 इक्वल टू 0, फिर x बराबर हो जाएगा +4। और क्या कभी आपने जीवन में +4 में देखा है फास्फोरस? नहीं है जी +4 में। चित्र बनाओ, देखो ये होता है P4, 1 फास्फोरस, 2 फास्फोरस, 3 फास्फोरस, 4 फास्फोरस, 1 ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा ऑक्सीजन, पाँचवा ऑक्सीजन, छठा ऑक्सीजन, सातवां ऑक्सीजन, आठवां ऑक्सीजन। ये चित्र होता है मेरे भाई, ये होता है चित्र। अब ध्यान से देखो, अगर इन रियलिटी देखें तो ये ऑक्सीजन 1 2 3 4, ये ऑक्सीजन कितने में? 1 2 3 4 5, यानी ये है +5 में, ये +3 में है, ये +5 में है, ये +3 में। आईनी का जूम कर लो ना बॉन्ड, है ना। रियलिटी में कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या नहीं है, कोई भी हमारे पास +4 में नहीं। तो ये +4 क्या निकाला आपने? टोटल फॉस्फोरस हैं 4, टोटल चार्ज कितना हुआ? 5 और 3 8 और 3 11 और 5 16। तो एवरेज जो आया वो एवरेज 4 आया, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आया। लेकिन इन रियलिटी ऑक्सीडेशन नंबर इसके या तो +2 हो, क्या +3 होगी और +5 होगी। इतनी बातों को आप याद रखें। कितने बेहतरीन एग्जाम्पल हैं, लाजवाब एग्जाम्पल हैं जी मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। जैसे मैं आपसे पूछूं, एक और कॉम्प्लेक्स है मेरे पास, बढ़िया कॉम्प्लेक्स है मेरे भाई। जैसे मैं इसकी पूछूं CrO5 में क्रोमियम की बता, तो क्रोमियम की बता तो आप x वाले मेथड से निकालेंगे, तो x माइनस 10 बराबर 0, x बराबर +10। मेरे भाई +10 ऑक्सीडेशन स्टेट तो मिली नहीं आज तक। सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट O8 OSO4 में मिली है, ओस्मियम टेट्राऑक्साइड में मिली है, वो भी +8। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसी कॉम्प्लेक्स में मिली आज तक +8, तो +10 तो हो ही नहीं सकती। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ये रहा, इसका स्ट्रक्चर बहुत प्यारा होता है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाना धीरे धीरे सीखेंगे आप। तो चेक करो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो आ रही है, कोवलेंट 1 2 3 4 5 ऐसा आएगा ना। वो इसको तो नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे 1 2 3 4 6, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है +6। तो क्रोमियम +6 में प्रजेंट है मेरे भाई। कितने बेहतरीन से सवाल हैं, कितने लाजवाब से सवाल हैं, जिनको आप एक्सेप्शन बोलते थे मेरे भाई, जिसको आप एक्सेप्शन बोलते थे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो सकती। तो आप दुनिया भर के कॉम्प्लेक्स की, कंपाउंड की, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट आप आज के बाद निकालें। आप धीरे धीरे करके स्ट्रक्चर बनाना मेरे भाई सीख जाएंगे। कोई दिक्कत परेशानी वाली बात है नहीं है। अब चेक करता हूँ आगे, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या डिफरेंस है। वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक शब्द में वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस क्या है समझना, एक पॉइंट में समझ जाओ। ये जो वैलेंसी होती है, एक्चुअल में वैलेंसी होती है बॉन्डिंग कैपेसिटी। ये क्या होती है मेरे भाई? ये होती है बॉन्डिंग कैपेसिटी। किसी की भी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी है उसको बोलते हैं वैलेंसी। कोई कितने बॉन्ड बना सकता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। जबकि ऑक्सीडेशन स्टेट आपको पता ही है, ऑक्सीडेशन स्टेट है अपीरेंट चार्ज।
अपीयरेंट चार्ज से मेरा मतलब है, वही तो कहा मैंने भी, कि जब आयनिक बॉन्ड को अज्यूम कर लिया जाए, कोवेलेंट बॉन्ड को जब आयनिक अज्यूम कर लिया जाए, तो उस टाइम पर जो चार्ज अपीयर होगा उसी को हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। सिंपल है। तो ये बाइंडिंग कैपेसिटी है, जैसे NH3, इसको देखो NH3, तो कितने क्या हो गए इसमें NH3 में, अगर मैं पूछूं नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होगी, तो 3 बॉन्ड बना रखे हैं तो वैलेंसी होगी 3। ऑक्सीडेशन स्टेट बोलो तो वैलेंसी क्या होगी, क्या बोलूँगा ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसके निकालने हाइड्रोजन होगा +1, तो 3 हो जाएगी, यानी x + 3 = 0, x बराबर हो जाएगी -3, तो ये हो जाएगी -3। सिंपल है। वैलेंसी कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव हो सकती है। वैलेंसी कभी भी 0 नहीं हो सकती, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो सकती है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, जो बिल्कुल बेसिक बात है मेरे भाई। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं हो सकती। आगे चलो मेरे भाई, अब चलता हूँ एक कॉन्सेप्ट और आगे। ऑक्सीडेशन स्टेट आपने निकालनी सीख ली, अब चलता हूँ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन की डेफिनेशन, ज़रा इसको समझते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन, आज की क्लास में डेफिनेशन समझा रहा हूँ। जब हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करते हैं मेरे भाई, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को 2 तरीके से डिफाइन करा जाता है हमेशा। एक होता है क्लासिकल कॉन्सेप्ट, और एक होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। इसको ओल्ड अप्रोच भी बोलते हैं, इसको न्यू अप्रोच भी बोलते हैं। ओल्ड अप्रोच और न्यू अप्रोच। क्लासिकल कॉन्सेप्ट जो आज तक पढ़ते आ रहे हैं, आप याद करिएगा कितनी सारी डेफिनेशन आप ऑक्सीडेशन की पढ़ते थे, क्या क्या पढ़ते थे। सबसे पहला, मैं ज़्यादा उस पर नहीं आऊँगा, आप सबको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब होता है दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर वैसे लिखता हूँ, क्लासिकल कॉन्सेप्ट ही चल रहा है अभी, यहाँ पर लिखता हूँ रिडक्शन की डेफिनेशन। रिडक्शन में क्या बोलते थे, रिडक्शन में आप बोलते थे दैट इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ये तो छोटी बात है यार, इस पे टाइम थोड़ी लगाऊंगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन है। और क्या बोलते थे, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इसका उल्टा हो जाता था रिडक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और रिडक्शन का मतलब होता था रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ऑक्सीडेशन का मतलब होता था, आप याद करिए, दैट इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। और इसका मतलब होता था एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। तो ये तो सारी डेफिनेशन आपने आज तक 9th 10th 11th 12th में पढ़ी ही थी मेरे भाई। के ऑक्सीडेशन के क्या ये होते थे हमारे पास, इसको हम बोलते थे क्लासिकल कॉन्सेप्ट, पुराना कॉन्सेप्ट। लेकिन नया कॉन्सेप्ट क्या बोलेगा, मॉडर्न कॉन्सेप्ट, यहीं पर समझा देता हूँ। जब हम रिडक्शन की बात करते हैं, तो रिडक्शन का मतलब होता है दैट इज डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट का घटना, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ऑक्सीडेशन स्टेट को बोलूँगा, ऑक्सीडेशन को बोलूँगा इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगी तो इसका मतलब रिडक्शन हुआ है, जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो इसका मतलब हुआ है हमारा क्या। जैसे देखो, अब जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट A था, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट A+ बन गई है, तो पहले 0 थी, बाद में +1 गई है, इसका मतलब ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा लिखूं
कि पहले +1 थी और बाद में 0 गई है, तो इसको बोलूँगा रिडक्शन, इसको बोलूँगा रिडक्शन। या ऐसे भी बोल सकता हूँ कि इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तभी तो इस पर चार्ज है, यानी ऑक्सीडेशन का एक और मॉडर्न डेफिनेशन हो गई लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका मतलब हो जाएगा कि इसने पक्का पक्का एक इलेक्ट्रॉन गेन करा होगा, तो इसको एक डेफिनेशन और बोल सकता हूँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो ऑक्सीडेशन, और जब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो रिडक्शन। तो मॉडर्न डेफिनेशन हो चाहे कोई डेफिनेशन हो मेरे भाई, आपको पता होनी चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? आपको मेरे भाई पता होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल बात है। अगर आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन समझ गए तो आप एक पॉइंट और मेरा समझ गए, रेडॉक्स रिएक्शन। आखिरी बात आज की, रेडॉक्स रिएक्शन। कल ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा मेरे भाई, क्योंकि मेन चीज़ें तो बता दी। रिडॉक्स रिएक्शन अगर आप ध्यान से देखें, रिडॉक्स 2 वर्ड से मिलकर बना है, रेड प्लस ऑक्स, इन 2 वर्ड से मिलकर बना है, जहाँ पर रेड का मतलब है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जिन भी रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो, उन रिएक्शन को हम नाम देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। और जितनी भी रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, वो रिएक्शन अपने आप हो जाती हैं, उनको करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑल रिडॉक्स रिएक्शन आर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो अब आप किसी भी रिएक्शन का, किसी का भी आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, आप आसानी से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट को आप धीरे धीरे करके आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मेरे भाई। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना हमारा ज़रूरी है हमारे, क्योंकि आगे इलेक्ट्रो वाला टाइप कुछ पार्ट आएगा, उसमें भी हम करेंगे। पी ब्लॉक पढ़ते हैं, एस ब्लॉक पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ते हैं, सब जगह ऑक्सीडेशन स्टेट का सवाल आता ही आता है। तो ये था आज का। जब आपसे कल मुलाकात करूँगा तो कल आपसे मुलाकात करूँगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट को पहचानते कैसे हैं, और फिर हम थोड़ा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट समझेंगे। 3 लेक्चर में चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से मैं 3-3 लेक्चर में सारे चैप्टर के आपको क्लियर करवा दूँगा। आपसे कल मिलता हूँ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच।